Hello, good morning. Very happy gut morning to all of you. I am your host today, Arjun Dasundi, and I want to congratulate you, all of you, for completing your 14th. This is your 14th day, right? Completing your 14th day of on the morning nutrition, and I'm sure all of you are following your morning nutrition regime. You are ensuring that before you get out of the your home for your work, for your office, for your business meetings, you are ensuring that you are rejuvenating yourself and you are replenishing yourself with the all required nutrient, protein, all plant proteins, all that recipes which you are saying, you are using them to ensure that you are building your health when you are healthy. And in this journey of morning nutrition, where we have gone through a long the path already, where we have discussed a lot of different aspects of why it is important to us to be taking our nutrition in the morning, why it is important for us to take care of our health when we are healthy, why it is important to make our healthy breakfast a nutritious breakfast. In this journey, when we have talked yesterday about our gut health, before that about our weight management, healthy weight. ओके, सो आई विल ओके, मैं हिंदी में वापस से आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। क्षमा चाहता हूँ कि मैं फ्लो में इंग्लिश में सारा का सारा वेलकम स्पीच बोल गया, बट मैं रिपीट करता हूँ क्विकली, जल्दी से अपने आप को। सबसे पहले मैं आपका होस्ट अर्जुन दसुंदी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस मॉर्निंग के न्यूट्रिशन के हिंदी सेशन में। और मैं आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं आपके आपके कंटिन्यूअस या एफर्ट्स के लिए, आपके लगातार एफर्ट्स के लिए, अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए, गुड से अच्छी से और बेहतर बनाने के लिए। और हमने पिछले 14 दिनों के की जर्नी में ये सीखा कि क्यों हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिससे पहले कि हम हमारे घर से बाहर निकले, अपनी हम लोग ऑफिस के लिए या बिजनेस के लिए या मीटिंग्स के लिए, उससे पहले हम इंश्योर करें कि जिस तरह से हम हमारा डेली रूटीन का ध्यान रखते हैं कि वी फॉलो, हम अपना मॉर्निंग का रूटीन फॉलो करते हैं, उसी तरह हमारा मॉर्निंग का न्यूट्रिशन का रूटीन भी फॉलो करें। इंश्योर करें कि हमने हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन, फाइबर, वो हमने रिप्लेनिश कर लिए हैं। इंश्योर करें कि हमने गुड फैट और मिनरल्स और विटामिन जो है वो उस दिन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले लिए हैं और हम उस दिन के लिए रेडी हैं। टिपिकली अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं ये बोलूंगा कि मैं 1/3, जैसे हम बोलते हैं ना कि आपको आपको आपकी बॉडी की वेट के हिसाब से आपको प्रोटीन लेना होता है, 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट, राइट। तो मैं क्या करता हूँ टिपिकली, सपोज करो मेरा वेट 80 केजी है, तो 64 ग्राम मेरे लिए अगर प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बनता है, तो मैं टिपिकली इसको डिवाइड कर लेता हूँ 1/3 पोर्शन में। मतलब कि इंश्योर करता हूँ कि एटलीस्ट मिनिमम 1/3 ऑफ दिस रिक्वायरमेंट, इस रिक्वायरमेंट का 1/3 हिस्सा जो है वो मैं मॉर्निंग में ही रिप्लेनिश कर लूँ। तो वो मेरे लिए बनता है करीब करीब 22 ग्राम की, 20 से 22 ग्राम के आसपास का प्रोटीन रिक्वायरमेंट इन हमारे पहले मील में, राइट। तो मैं वही अपना, जो आप देख रहे थे रेसिपीज बन रही है हमारी, 2 स्कूप्स, 2.5 स्कूप्स जो प्रोटीन होता है, वो मैं अपना प्रोटीन पाउडर जो मैं लेता हूँ उसमें मॉर्निंग में, एटलीस्ट उससे ये होता है कि मेरा 1/1 जो डेली की रिक्वायरमेंट है वो सुबह सुबह ही पूरी हो जाती है। फिर रेस्ट ऑफ द थिंग, ऑफकोर्स जब अब मेरा लंच है, जब मेरा डिनर है, उसमें वो बची हुई रिक्वायरमेंट को मैं पूरी करने की कोशिश करता हूँ। अगर जस्ट इन केस अगर वो नहीं पूरी हो पाता है मेरे मील के थ्रू, देन आई अगेन रिप्लेनिश, वापस से मैं अपने आप को रिप्लेनिश करता हूँ अपने प्रोटीन के साथ में। मुझे लगता है कि प्रोटीन एक ऐसा मैक्रो न्यूट्रिएंट है और एक ऐसा न्यूट्रिएंट है कि प्रोटीन एंड वाटर, अगर आप ये दो चीजों को अपनी टॉप प्रायोरिटी में रखें, अपनी हेल्थ की, अपने न्यूट्रिशन की, तो वो बहुत सारी चीजों का टेक केयर कर लेती है। आपने देखा होगा कि कैसे प्रोटीन का हमने रोल समझा है हमारे वेट में, हमारी गट की हेल्थ में, राइट। फाइबर को जिसका कैसे रोल हमने समझा है हमारी गट की हेल्थ में। और आज जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है बॉइन और जॉइंट जॉइंट हेल्थ के ऊपर।
और आप देखेंगे कि उसमें भी हमारे प्रोटीन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बाकी सारे न्यूट्रिएंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आपने स्टार्ट शुरू से देखा है कि काफी सारी जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है या बॉडी के की जो फंक्शनिंग है वो प्रोटीन के ऊपर बहुत ज्यादा ओवरली डिपेंडेंट करती है, राइट। और इसीलिए मैं इंश्योर करता हूँ कि बिफोर मैं अपने घर से बाहर निकलूं, अपने ऑफिस के लिए बाहर निकलूं, मैं अपना प्रोटीन, फाइबर, मल्टीविटामिन डेली, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल डेली और ओमेगा लेके ही अपने घर से बाहर निकलूं। सो ये था आपके लिए आज का थोड़ा सा मेरा मॉर्निंग न्यूट्रिशन रूटीन और मैं क्या करता हूँ उसको शुरू करने के लिए। बट आज मैं आपको अगेन एक बार फिर से स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर श्याम को। आप सब लोग डॉक्टर श्याम से बहुत भली भांति परिचित हैं। डॉक्टर श्याम हेड करते हैं इनोवेशन साइंस को, डायरेक्टर है इनोवेशन साइंस के इंडिया के और साउथ ईस्ट एशिया के। डॉक्टर श्याम ने अपना पीएचडी जो है वो कंप्लीट किया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए से। और उस पीएचडी के बाद उन्होंने अपनी पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप जो होती है, मतलब पीएचडी के बाद की जो स्टडीज होती है वो कंप्लीट की है, वो की है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से। सो आपके राउंड ऑफ अप्लॉज के साथ में मैं इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर श्याम को फॉर हिज टिप्स ऑफ द डे के लिए। ओवर टू यू डॉक्टर श्याम। ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप यहाँ हैं, इसके मतलब है कि आप ये बहुत सीरियस ले रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ ये सुनकर, ये देखकर। आज 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 और एक स्पेशल आपको एक सोच है मेरे तरफ से। लेकिन उससे पहले मैं एक हिस्सा बता दूं। मेरे अंकल आया हुआ है यहाँ टेक्सास से। तो मैंने उनको बताया कि उनको पूछा कि आप मॉर्निंग में क्या खाते हैं। उन्होंने बोला कि मैं ओट्स खाता हूँ, मैं उपमा खाता हूँ। तो मैंने सोचा आपका प्रोटीन कहाँ है। तो उनको जरा सरप्राइज हो गया, इसमें तो प्रोटीन है। तो मैंने बोला कहाँ है प्रोटीन, ये तो इसमें तो मुझे कुछ प्रोटीन नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने उनको एक बहुत बढ़िया एक स्मूदी बना दिया, हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन डालकर। उसमें दूध डाल दिया और सोया मिल्क भी था मेरे पास। उसमें जरा बेरीज डाल दिया, बनाना डाल दिया। इतना पसंद आ गया। अभी दूसरे दिन भी, आज सुबह भी उन्होंने पूछा मुझे, हाँ मुझे वो आपका जो शेक बनाया था मुझे देंगे। तो मैंने आज भी बना दिया, और उसको उनको ही नहीं, उनके पोता पोती को भी दे दिया, उनके बेटे भी था मेरा साथ, उनको भी दे दिया। तो मैंने सोचा कि देखो ये एग्जाम्पल बन सकता है, क्योंकि हम उनको बता सकते हैं कि देखो इसका पावर क्या है। तो यही था मेरा आज का एक एक एग्जाम्पल ऑफ कैसे हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हमारे दोस्तों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे जो प्यारे हैं उनको। लेकिन आज का स्पेशल स्पीकर है डॉक्टर निकिता मेहरा हमसे कुछ स्पेशल बात करेंगे बोन और जॉइंट के बारे में, और उनका उनका इम्पोर्टेंस मॉर्निंग न्यूट्रिशन से। लेकिन लेकिन निकिता आने से पहले मेरा और एक सोच था आज। तो एक स्टडी था, बहुत बढ़िया स्टडी था। ये स्टडी जामा इंटरनल मेडिसिन में पब्लिश हुआ था। बहुत सारे ऑथर्स थे उसमें। कोई मुझे लग रहा है स्टैनफोर्ड से थे, और कोई बहुत सारी यूनिवर्सिटी से थे। लेकिन एक जबरदस्त स्टडी था, क्योंकि ये हमें सिखाते हैं कि अर्ली न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस क्या है। तो उन्होंने क्या किया, इस ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी में 90 एडल्ट 90 एडल्ट जिन्हें ओबेसिटी थी ओबेसिटी थी ने उनको रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल में बुलाया था। उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल बुलाया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस ग्रुप को दो कर दिया। एक ग्रुप ने अर्ली टीआरई स्केड्यूल फॉलो किया, जिसमें उन्होंने अपने सारे मील्स 8 घंटे के विंडो में 7 बजे से 7 सुबह 7 बजे से 3 बजे तक के बीच में कंज्यूम कर दिया। तो फर्स्ट ग्रुप ने क्या किया, उन्होंने उनका 8 घंटे का विंडो था,
और वो 8 घंटे 7 o'clock को शुरू हुआ, 7 बजे, और खत्म हो गया 3 बजे। सो उनके मील्स तभी फिनिश हो गए। फिर दूसरा ग्रुप ने उन्होंने बोला, दूसरा ग्रुप बोला आप 12 घंटे के से ज्यादा का ईटिंग विंडो लगा दो, नो प्रॉब्लम। तो 1 घंटे था, 8 8 आवर्स का, सुबह से शाम तक, 3 बजे तक। फिर दूसरे था 12 घंटे और उससे ज्यादा सेल्फ सिलेक्टेड ईटिंग। तो उनको पूछना था कि कुछ अलग पड़ता है इनका 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 इस बिहेवियर से। तो रिजल्ट्स बहुत ही इंस्पायरिंग थे। जो लोग अर्ली टीआरई स्केड्यूल फॉलो कर रहे थे, जो लोग अर्ली टीआरई स्केड्यूल फॉलो कर रहे थे, जिन्होंने 7 बजे सुबह से 3 बजे तक उनका खाना खत्म कर दिया, उन्होंने सिग्निफिकेंटली ज्यादा वेट लॉस किया। कितने? 6.3 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, कंपेयर टू 4 किलोग्राम जो कंट्रोल ग्रुप ने लूज किया। सो 6 किलोग्राम वर्सेस 4 किलोग्राम। और भी इंकरेजिंग बात ये थी कि उन्होंने एवरेज एनालाइज किया, सेकेंडरी एनालिसिस किया। उन्हें उसमें पाया गया कि जो स्ट्रिक्टली जो अर्ली टीआरई रेजिमेंट, टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग रेजिमेंट को फॉलो करते रहे, उन्होंने सिर्फ ज्यादा वेट लूज नहीं किया बस, बल्कि उनका बॉडी फैट का रिडक्शन भी ज्यादा था, सब्सटैंशियल था, सिग्निफिकेंट था। तो इसका मतलब क्या है कि इनका डबल डोज पॉजिटिविटी, राइट। एक तो उनका वजन तो कम हो गया, लेकिन वो वजन का हाँ कम हो गया उनका फैट से, तो फैट रिडक्शन भी ज्यादा था। तो मैं ये सोच रहा था, ये स्टडी हमें ये बताती है कि अपने ईटिंग पैटर्न्स को अपने बॉडी के नेचुरल रिदम के साथ अलाइन करना कितना ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। तो जब हम अपने मील्स दिन के पहले हाफ में या सुबह से 3 3 बजे तक कंज्यूम करते हैं, तो हमारे शरीर को फूड्स को एफिशिएंटली मेटाबलाइज करने का मौका मिलता है, क्योंकि हम बहुत एक्टिव रहते हैं उस वक्त। तो हमारे फूड को भी बहुत खुश है कि हम एक्टिव है, तो फूड भी एक्टिव रहते हैं, तो बहुत मेटाबलाइज करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे समय है। तो बेटर बेटर वेट मैनेजमेंट हो सकते हैं और हमारे मेटाबॉलिक हेल्थ को अच्छी तरह लीड करता है। इसके अलावा मेरा ये भी सोच था, सिर्फ सोच है, कि अगर हम अर्ली जो ईटिंग पैटर्न तो बनाएंगे, तो हमें बेटर डाइजेशन सपोर्ट में करता है, डाइजेशन को हम सपोर्ट करते हैं, स्लीप का क्वालिटी पॉसिबली एनहांस कर सकते हैं। और जरा या तो यही तो मेरा सोच थी, आपका हेल्थ को कुछ अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सोचिए, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, राइट, उन्होंने, उनका क्या था, उनको जो दिन के रोशनी में उनका खाना खाते थे, वो था सही रास्ता, राइट। जो हमारे तुम, क्योंकि उनका बल्ब्स नहीं था, उनका ट्यूबलाइट्स नहीं था, कुछ नहीं था, तो उनका खाना सुबह से दोपहर तक या 3 बजे 4 बजे तक बस उनका हो गया। तो यही था मेरा आज का सोच। चलिए अब मिलेंगे डॉक्टर निकिता मेहरा से। आपको पता है वो जामिया हमदर्द से पीएचडी किया हुआ है, हमारे स्टार रिसर्चर है। मैं बहुत खुश हूँ कि वो हमारे साथ है और हमें एक एक्साइटिंग टॉक देंगे आज। डॉक्टर निकिता, स्टेज इज योर्स। Thank you so much, Dr. Sham. A very happy good morning to all of you. नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के मॉर्निंग न्यूट्रिशन के सेशन में। हम 14 दिन कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 15th डे पे, जैसा कि डॉक्टर श्याम ने कहा, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि बहुत जरूरी है हम सबके लिए, उसके बारे में जानेंगे, जो कि है हमारा बोन एंड जॉइंट हेल्थ। तो मैं बस आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन रहेगा जिसमें हम जानेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है हमारे बोन एंड जॉइंट हेल्थ की, और बोन एंड जॉइंट हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए हमारे फाउंडेशनल मॉर्निंग न्यूट्रिशन बास्केट में क्या है, और क्या न्यूट्रिशन की जरूरत है और क्यों है वो जरूरत, और मॉर्निंग में ही क्यों है। तो ये सब चीजें हैं जो हम आज समझेंगे।
तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, जिसमें कि आप अपने आंसर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि हमारी बॉडी को जो स्ट्रक्चर है, जो आकार मिलता है और उसकी मूवमेंट में क्या हेल्प करता है। आप सब अपने आंसर्स जो है चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। सिंपल सा सवाल है कि हमारी जो बॉडी है उसको स्ट्रक्चर कौन देता है और हमारी बॉडी के मूवमेंट में क्या हेल्प करता है। ओके, अब मुझे आंसर मिलने शुरू हो गए हैं। कोई कह रहा है बोन्स, कोई कह रहा है प्रोटीन, प्रोटीन एंड कैल्शियम, बोन्स, राइट। तो आप सभी सही हैं। हमारी जो बॉडी को जो स्ट्रक्चर मिलता है वो मिल रहा है बोन से, है ना। और जो हमारी मूवमेंट है, जो भी हम मूव कर पाते हैं, वो बोन्स को स्ट्रक्चर तो मिल रहा है, पर उनको मूवमेंट किसकी वजह से मिल रही है? हमारे जॉइंट्स की वजह से। क्योंकि ये जो हमारी बोन्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं जॉइंट्स के थ्रू। तो बोन और जॉइंट मिलकर हमारी बॉडी को वो स्ट्रक्चर, वो आकार देते हैं और हमें मूव करने में हेल्प करते हैं। तो अब हमने ये, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि हमें हमारी बॉडी के अंदर जब हम पैदा होते हैं तो कम से कम 270 बोन्स होती हैं, जो कि बहुत सारी हैं। पर जैसे जैसे हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो वो छोटी छोटी बोन्स जो होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं और वो 270 से 206 हड्डियां हो जाती हैं। तो 206 हड्डियां हैं हमारे इस शरीर में, जो कि आप समझ सकते हैं कि कितनी जरूरी है, उनकी सेहत कितनी जरूरी है। अब एक और सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी शुरू करने से पहले कि क्या बोन एक रिजिड और हार्ड स्ट्रक्चर है? क्या वो ठोस है? हाँ या ना में आप अपना आंसर दे सकते हैं चैट बॉक्स में। क्या बोन एक रिजिड और हार्ड स्ट्रक्चर है? हाँ या ना? आपको क्या लगता है कि बोन हार्ड है या सॉफ्ट है? ओके, बहुत ही मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। कोई कह रहा है हाँ, कोई कह रहा है नहीं। ओके, ठीक है। तो आप दोनों ही ठीक हैं, क्योंकि हमारे जो बोन्स होते हैं वो हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट उसका कुछ पोर्शन जो है वो अंदर से सॉफ्ट होता है, तो वो हम आगे समझेंगे कि कैसे है। तो आप दोनों ही सही हैं, पर मेजरली जो हमारी बोन्स हैं वो क्या होती हैं? रिजिड होती हैं। ऊपर से तो हार्ड ही है ना, अंदर से थोड़ी बहुत सॉफ्ट होती है। वो क्या है, किस वजह से है, वो हम समझेंगे। पर बोन्स हमारी जो है वो रिजिड कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि कैल्शियम और फास्फोरस से बनता है वो जो हार्ड स्ट्रक्चर। और ये हम बोन्स जो है सभी वर्टिब्रेट्स, मतलब जो भी हमारे एनिमल्स जिनमें स्पाइनल कॉर्ड होती है, वर्टिब्रा होता है, उन सब में ये होती है। तो अब बोन जरूरी क्यों है हमारी बॉडी के लिए? क्या ऐसा इंपॉर्टेंट फंक्शन है? क्या सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रक्चर देती है, सिर्फ इतना ही है? नहीं। एक तो ये सपोर्ट तो करती है, बॉडी को शेप दे रही है, ये हम सब ने समझ लिया। पर उसके साथ साथ ये हमारी पूरे बॉडी के जो मूवमेंट है उसको सपोर्ट करती है। हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं, मसल्स हमारे बोन के साथ अटैच होते हैं। हमारी हड्डी होती है, उसके ऊपर मसल्स होते हैं। अब जो भी आपको मूवमेंट करना है, मसल्स के मूवमेंट के लिए आपको बोन का सपोर्ट चाहिए। अगर बोन नहीं होगा तो आप मूव नहीं कर पाएंगे। उसके साथ साथ जो हमारे असेंशियल मिनरल्स हैं, जो बहुत जरूरी मिनरल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को चाहिए बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, वो इनको स्टोर करके रखती है। तो जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आगे हम समझेंगे कि किस तरीके के मिनरल्स हैं जो हमारी बोन को चाहिए, तो उन सबको ये स्टोर करके रखती है। और इसके साथ साथ हमारा जो बोन का अंदर का हिस्सा होता है उसमें क्या होता है? बोन मैरो होता है। अब वो बोन मैरो जो अंदर का हिस्सा होता है वो हमारी बॉडी के सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। कुछ सेल्स ऐसे जैसे कि स्टेम सेल्स हो गए या ब्लड सेल्स। इजी तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स बन रहे हैं
वो हमारे बोन मैरो में बनते हैं। तो इसलिए हमारी बोन्स जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये एक और सवाल आप लोगों से कि बोन किसकी बनी हुई होती है। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, तो चलिए देखते हैं कि आप में से कितने लोग सही जवाब देते हैं कि बोन किसकी बनी है। बोन किन कंपोनेंट से मिलकर बनी है? ओके, सो अब आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। पीपल आर सेइंग कि कैल्शियम। ओके, आप मैक्सिमम लोग जो है वो बोल रहे हैं कैल्शियम, और आप ठीक हैं। पर कैल्शियम के अलावा भी हमारी बोन्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो क्या है देखते हैं। अब बोन जो है हमारी, हमने अभी समझा कि मैक्सिमम जो बाहर का हिस्सा है वो हार्ड है, रिजिड है ना, कॉम्पैक्ट है। तो 80% हिस्सा जो है हमारी बोन का वो कॉम्पैक्ट है, और जो 20% हिस्सा होता है वो स्पॉन्जी होता है। तो जो हमारा बाहर का हिस्सा है उसमें क्या है, हमारे मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स में मेनली होता है कैल्शियम एंड फास्फोरस, जिसको हम हाइड्रोक्सी एपेटाइट बोलते हैं। तो कैल्शियम और फास्फोरस मिलकर हमारा वो हार्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसमें कुछ हद तक पानी भी होता है, और उसके साथ साथ हमारे बोन में प्रोटीन भी होता है। अब प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन में कोलाजन सेल्स होते हैं, और हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड जो होता है वो मॉइस्चर के लिए और वो लुब्रिकेशन के लिए रहता है। तो अब हमारे जो बोन है, अगर हम समझे उसको दो भाग में बांट सकते हैं हम। एक कि हमारे जो मैट्रिक्स रहेगा, और दूसरा जो अंदर का हिस्सा रहेगा। जो मैट्रिक्स है, बाहर का हिस्सा, वो किससे बना है, प्रोटीन और मिनरल से। तो लगभग 20 से 40% जो है वो हमारी बोन में प्रोटीन होता है। ठीक है, जिसमें कि कोलाजन और नॉन कोलाजन प्रोटीन, दोनों तरीके के प्रोटीन हो सकते हैं। और मिनरल्स की अगर हम बात करें, तो 50 से 70% जो हमारी बोन का कॉम्पोजिशन है वो किससे बना है, मिनरल से। मिनरल्स में भी कौन से मिनरल्स, मेनली कैल्शियम और फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये हुआ हमारा। अब बाहर का हिस्सा किससे बना है, मिनरल से, जो कि है कैल्शियम फॉस्फोरस, और मैट्रिक्स जो कि है प्रोटीन। अब इन मिनरल्स में भी दो तरीके के मिनरल्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं। अब बात करते हैं सेल्स की, जो अंदर के हमारे सेल्स हैं। अब सेल्स में हमारे दो तरीके के सेल्स होते हैं। एक होते हैं ओस्टियोब्लास्ट, और एक होते हैं ओस्टियोक्लास्ट। तो आप इनको किस तरीके से समझ सकते हैं कि एक सेल होता है जो कि हमारी बोन को बनाने में मदद करता है, वो हुआ ओस्टियोब्लास्ट। और एक हुआ जो हमारी बोन को ब्रेक करने में हेल्प करता है। मतलब ब्रेक करने में, अब आप सोचेंगे ब्रेक करने की क्या जरूरत है। ब्रेक करने का मतलब कि उसमें कुछ रीमॉडलिंग की जरूरत है, कोई बॉडी में वियर एंड टीयर हो गया, तो उसको पूरा करने के लिए, मतलब उसको ब्रेक करने के लिए, खराब हिस्से को हटाने के लिए, और नए आपको बोन को रीजनरेट करने के लिए ब्लास्ट काम करेंगे, और बोन को रीमॉडलिंग करने के लिए ओस्टियोक्लास्ट काम करेंगे। तो ये है हमारा जिससे बोन बनता है, और इसके साथ साथ 5 से 10% जो है हमारी बोन के अंदर पानी होता है। तो ये हमने समझ लिया कि बोन क्या है। तो अब ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट आप कैसे समझ सकते हैं। सिंपल सा है, जैसे कि आपको बिल्डिंग बनानी है ना। बिल्डिंग बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल हमारी बोन के लिए क्या रहेगा, प्रोटीन, कोलाजन, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, मतलब कैल्शियम फॉस्फोरस। तो ये सब हमारी बोन के लिए रॉ मटेरियल हुए। पर अब इसको बनाने के लिए आपको जो है कोई मदद चाहिए कि कौन इस रॉ मटेरियल को यूज करके बनाएगा। तो वो कौन बनाता है, हमारे ओस्टियोब्लास्ट। ये हमारा मेंटेनेंस क्रू है, मतलब बोन बिल्डिंग में हेल्प करेगा इन रॉ मटेरियल्स को यूज करके। और यही अगर इन रॉ मटेरियल्स को तोड़कर नए रॉ मटेरियल्स लाने हैं, तो उससे पहले आपको ये तोड़ना पड़ेगा। तो उसको तोड़ने के लिए जो रीमॉडलिंग करनी है, उसमें कौन मदद करेगा, ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, अब ये हमने समझ लिया कि बोन हमारा क्यों जरूरी है और किससे बना है। तो एक और सवाल आप लोगों से कि क्या ये लिविंग एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। क्या बोन लिविंग स्ट्रक्चर होती है या नॉन लिविंग होती है। आप सभी अपने आंसर्स जो है वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं।
आपको क्या लगता है कि बोन एक लिविंग स्ट्रक्चर है या नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है? यस, बोन इज अ वेरी गुड। तो अभी आंसर्स आने शुरू हो गए हैं, मैक्सिमम आंसर्स बोल रहे हैं कि लिविंग स्ट्रक्चर, राइट। अब हमारी बॉडी में है, जैसे कि हेयर है, हमें पता नहीं चलता है ना, कि बट लेकिन वो भी लिविंग है, ग्रो करते हैं। लाइकवाइज हमारी बोन जो है वो लिविंग स्ट्रक्चर है। तो आइए समझते हैं कि अब बोन रीमॉडलिंग क्या होता है ना, बोन ब्रेकडाउन में क्या होता है। ऐसा ये आपको फिगर देखकर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट बहुत ही सिंपल है। क्या होता है कि हमारे जो बोन है उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं। हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हैं, या हमारी बॉडी ग्रो कर रही है ग्रोइंग एज में, तो हमारी बॉडी को सिग्नल्स मिलते हैं। तो ओस्टियोक्लास्ट जो है वो क्या करेंगे, हमारे जो ऑलरेडी लाइनिंग सेल्स हैं उनको सिग्नल मिलेगा, वो ओस्टियोक्लास्ट काम करना शुरू करेंगे, वो ब्रेक डाउन करेंगे। अब क्या होगा, वो ब्रेक डाउन करेंगे तो ओस्टियोब्लास्ट का काम क्या है, उन बोन्स को वापस से बनाना। तो वो क्या करेंगे, दोबारा से जो हमारे मिनरल्स हैं, जो भी रॉ मटेरियल है, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इन सबको यूज करके वो क्या करेंगे, हमारे बोन को दोबारा से बनाना चालू करेंगे। तो ओस्टियोब्लास्ट उन सब मटेरियल्स को यूज करेंगे और वो दोबारा से हमारे बोन जो है वो बनने लग जाती है। तो ये कंटिन्यूअस साइकिल रहती है हमारी बॉडी में। बॉडी हमारी कंटिन्यूअस काम करती है, तो ऐसे ही हमारे बोन्स में ये बोन का रीमॉडल होना और बोन का फॉर्मेशन होना, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और बैलेंस रहता है काफी हद तक हमारे अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में। वो हम समझेंगे कैसे। तो ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअस है। ओस्टियोक्लास्ट जो है वो हमारे बोन को जहां पर जरूरत नहीं है उनको रीमॉडल करते रहेंगे, उनको ब्रेक डाउन करेंगे, और साथ ही साथ हमारे ओस्टियोब्लास्ट जो हैं वो एक्टिव होंगे, और हमारी बॉडी से जो न्यूट्रिशन हम उनको प्रोवाइड करेंगे बॉडी को, उनको यूज कर कर वो बोन को फॉर्म करना शुरू करेंगे। और इसी के साथ साथ हमारा जो रीमिनरलाइजेशन होता रहता है, रीमिनरलाइजेशन कैसे होगा, वही कैल्शियम, फास्फोरस, उन सबको वो यूज करके हमारे जो बोन को फॉर्म करना शुरू करेंगे। तो ये हमारा साइकिल है कि ब्रेक डाउन होगा, बोन फॉर्म होगा और रीमिनरलाइज होगा। अब क्या होता है कि जब हम अर्ली एजेस में हैं, हम ग्रोइंग एज में होते हैं, तो हमारी जो बोन होती है उसका ब्रेकडाउन और बोन फॉर्मेशन वो बैलेंस रहता है। तो अगर आप जैसे कि इस इमेज में देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो ये इमेज है वो क्या कहती है कि हमारा जो बोन की डेंसिटी है ना, बोन का स्ट्रक्चर है वो बराबर है, और राइट हैंड साइड में भी लगभग बराबर है। मतलब जितना बोन हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है उतना ही बोन हमारा फॉर्म हो रहा है। तो उससे क्या रहता है, ये बैलेंस रहता है, हमारे बोन की डेंसिटी में फर्क नहीं पड़ता है। बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, या हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है, हमारी बॉडी का वेयर एंड टीयर बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है, जब ऐसा होता है तो हमारी बॉडी में जो ब्रेकडाउन है, मतलब कि ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी वो बढ़ जाती है, और ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी मतलब बोन को फॉर्म करना वो कम हो जाती है। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारी जो बोन की डेंसिटी है वो कम होने लग जाती है, और वो ज्यादा उसके टूटने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, बोन ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या इजीली आपकी बोन फ्रैक्चर हो जाती है ना, फ्रैक्चर हो जाएंगी, आपको पेन होने लगता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि एज के साथ साथ हमारी बोन की ब्रेकडाउन एक्टिविटी बढ़ जाती है और बोन फॉर्म करने की एक्टिविटी कम हो जाती है। अब होता क्या है कि हमारी ये पूरी लाइफ साइकिल है, जब हम ग्रो कर रहे हैं, जब हम ग्रो करते हैं लगभग 20 से 25 साल तक हमारी बोन की जो डेंसिटी है वो ग्रो करती है। हम ग्रोइंग एज में है तो हमारी बोन्स भी ग्रो कर रही हैं, मिनरल डिपोजिशन बढ़ रहा है, जो भी हम अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो हमारी बोन्स में जाके वो स्टोर होता है। तो हमारे बोन्स की जो मिनरल डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, पीक पर होती है जब हम 20 से 30 साल तक के होते हैं, तब ये हमारी ज्यादा होती है। और हालांकि ये जो वैल्यू है वो मेल्स में और फीमेल्स में वेरी करती है, मेल्स में थोड़ी ज्यादा रहती है, फीमेल्स में थोड़ी कम रहती है, बट 20 से 30 साल में आपकी मैक्सिमम बोन डेंसिटी होती है। उसके बाद जैसे ही आप और ज्यादा
एज होने लगती है तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर बोन लॉस होना चालू हो जाता है। हमारा बोन लॉस होता है फीमेल्स में यूजुअली, क्यों होता है, क्योंकि वो मेनोपॉजल स्टेट में जा रहे होते हैं। अब मेनोपॉजल स्टेट में जब वो एंटर करने लगते हैं तो उनके हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अब मेजरली क्या होता है, ईस्ट्रोजन कम होने लगता है। जब ईस्ट्रोजन कम होने लगता है तो हमारा जो बोन की डेंसिटी है वो कम होने लगती है। ऐसे ही मेन में भी हमारा एज के साथ साथ बोन की मिनरल डेंसिटी कम होती रहती है। इसी वजह से हमारा रीमॉडलिंग प्रोसेस, मतलब बोन ब्रेकडाउन प्रोसेस बढ़ जाता है और बोन का फॉर्मेशन जो है वो कम हो जाता है। अब ये हमने समझा कि बोन्स क्या है ना, कैसे वो बन रही हैं, कैसे ब्रेक डाउन हो रही हैं, क्यों जरूरी हैं, क्या फंक्शन करती हैं। तो ऐसे ही हमारे जॉइंट्स वो भी उतने ही जरूरी हैं। अब बोन्स जो हैं, हमें पता है कि बोन्स, हमारे एक बोन दूसरी बोन से जुड़ी है जॉइंट्स के थ्रू, और ये बोन्स को मूवमेंट के साथ साथ उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। अब प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, एक तो बोन का मूवमेंट उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, उनको इंजरी से प्रिवेंट करते हैं जो जॉइंट्स होते हैं। अब कितने तरीके के जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, मेजरली 3 तरीके के होते हैं। फाइब्रस, जो हमारे स्कल में देखे जाते हैं, जो कि इमूवेबल होते हैं, मूव नहीं करते। दूसरे होते हैं हमारे कार्टिलेजेस। अब कार्टिलिजीनियस जो जॉइंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो होते हैं हमारे वर्टिब्रा में, मतलब हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है। अब उसमें क्या है कि एक वर्टिब्रा से दूसरे वर्टिब्रा को जुड़ने के लिए उसमें एक स्पॉन्जी और ये कुशनिंग चाहिए होती है बोन्स में। क्यों? क्योंकि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। वो रिजिड होनी चाहिए, बट उसके साथ साथ उसको मूवमेंट के लिए फ्लेक्सिबल होना भी बहुत जरूरी है। तो ये जो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं वो हमारे रीढ़ की हड्डी में पाए जाते हैं। और तीसरे तरीके के हमारे जॉइंट्स होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स हमें कहाँ मिलेंगे, मेजरली हमारे एल्बो में और हमारे घुटनों में, मतलब कि नी जॉइंट्स में। तो अब क्या है कि ये हमारे जॉइंट्स जो हैं, इसके अंदर फ्लूइड होता है, मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं, और जिससे कि, क्योंकि ये जॉइंट्स जो हैं मेजर जॉइंट्स हैं जहां मैक्सिमम मूवमेंट रहता है, लेग्स एंड हैंड्स में, तो इसलिए ये जॉइंट्स जो है वो इजी मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। और इसके साथ साथ इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है जो इसको लुब्रिकेट करता है, कि जिससे कि बोन आपस में टकराकर इंजरी ना हो। तो इसलिए हमारे जॉइंट्स जो है वो भी बोन के साथ साथ इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि जैसे साइनोवियल जॉइंट है, अब एज के साथ साथ क्या होता है, हमने जो हमारा बोन है, अगर आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी बोन है, इसके बीच में ये कार्टिलेज है। अब कार्टिलेज किससे बना है, हमारा कार्टिलेज लिगामेंट्स ये हमारे प्रोटीन से बने हैं, है ना। तो मूवमेंट जो है वो हमारी प्रोटीन उतने ही जरूरी है, क्योंकि वो उसको बाइंड करके रखेंगे बोन को। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड होता है। अब एज के साथ साथ क्या है कि अगर आप प्रोटीन डेफिशिएंट है, या आप प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं है, या प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल रहा है, तो क्या होता है कि ये हमारा जो साइनोवियल फ्लूइड है ये कम होने लगेगा या ड्राई होने लगेगा, और आपके जो कार्टिलेजेस है वो वीक होने लगेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो हमारे बोन के बीच में एक गैप होता है जो कि जरूरी है उसके इजी मूवमेंट के लिए, अभी वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको साइनोवाइटिस, मतलब कि इन्फ्लेमेशन होने लगेगी। जो हमारे साइनोवियल जॉइंट है उसमें वो आपस में रब करते हैं, उसकी वजह से इंजरी होती है और इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो उस वजह से आपको जॉइंट पेन होने लगेगा और आपको बहुत दिक्कतें होने लग जाती हैं। तो अब कार्टिलेज जो है, अभी हमने समझा कि कार्टिलेज जो है वो बहुत जरूरी है ना, क्योंकि बोन जो है वो हमारी फ्लूइड के साथ साथ जो जुड़ी है, जो फाइब्रस स्ट्रक्चर जिससे वो बनी है, वो आपस में मूव कर पा रही है या जॉइंट है, वो है कार्टिलेज। अब कार्टिलेज का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, वो है ग्लूकोसामीन। ग्लूकोसामीन जो है वो हमारे कार्टिलेज को बनने में मदद करता है, वो हमारे कार्टिलेज का बिल्डिंग ब्लॉक है। तो आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोसामीन होना सफिशिएंट अमाउंट में जरूरी है, क्योंकि वो कार्टिलेज को बनने में मदद करेगा। अगर कार्टिलेज सही रहेगा तो आपके जॉइंट की हेल्थ जो है वो सही रहेगी। इसके साथ साथ अगर इन्फ्लेमेशन है,
तो इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि बॉसविलिया। अब बॉसविलिया जो है वो क्या है, एक फाइटोन्यूट्रिएंट है। फाइटोन्यूट्रिएंट का काम क्या होता है, हम पहले भी समझ चुके हैं कि वो एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का काम करने का मतलब कि बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करेंगे। इन्फ्लेमेशन कम करेंगे तो हेल्दी स्टेट में रहेगा, और ओस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटी है वो भी कम रहेगी, क्योंकि जब बोन आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, बोन का ब्रेकडाउन होना शुरू होने लग जाएगा। तो बोन का ब्रेकडाउन शुरू होगा, बोन में इन्फ्लेमेशन होगी, और उसकी वजह से आपको जॉइंट प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी। तो इसलिए कार्टिलेज जरूरी है। तो कार्टिलेज के लिए बनाने के लिए आपको ग्लूकोसामीन चाहिए होगा, और जो इन्फ्लेमेशन हो रहा होगा उसको ठीक करने के लिए आपको बॉसविलिया जैसे कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। अब कुछ फैक्टर्स हैं, अब ये हमने समझा कि बोन जरूरी, जॉइंट जरूरी क्यों है, पर ऐसी क्या चीजें हैं जो हमारे जॉइंट और बोन हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। बोन एंड जॉइंट हेल्थ हमने जैसे अभी समझा कि एज के साथ साथ जो है वो उसमें फर्क आता है, या जेंडर जो है उसकी वजह से इसमें चेंज होता है, मेल्स या फीमेल्स में, फीमेल में हार्मोनल चेंजेस ज्यादा होते हैं, उस वजह से हमारे जो बोन और जॉइंट हेल्थ है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। एथनिसिटी मतलब कि आप किस रीजन से आ रहे हैं, आपका क्या जेनेटिक मेकअप है, उसकी वजह से भी। आप फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में ही आपके किसी को जॉइंट प्रॉब्लम है या बोन डेंसिटी उनकी कम है, और आपको भी अगर वैसे ही जीन्स मिले हैं, तो आपके अंदर भी चांसेस है कि आपको बोन एंड जॉइंट हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। और यहीं अगर हम बात करें स्मॉलर बॉडी फ्रेम, मतलब कि अगर आपकी बॉडी फ्रेम छोटा है तो एज कंपेयर टू जिनके बॉडी फ्रेम बड़े हैं, आपकी बोन्स जो हैं वो कम है, बोन्स कम है, तो उसमें मिनरल्स का डिपोजिशन भी कम रहेगा। जितना जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन। तो अगर सरफेस एरिया कम है तो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कम होगा, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो वो इन टर्न आपके बोन और जॉइंट हेल्थ को अफेक्ट करेगा। और हार्मोनल चेंजेस जैसे कि हमने बात किया, और ये जो है स्टैटिस्टिक्स ने भी शो किया, स्टडी में देखा गया कि फीमेल्स जो हैं उनमें जो हमारे बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो ज्यादा थी। उनमें बोन डेंसिटी मतलब लो बोन मास ज्यादा पाया गया, और ओस्टियोपोरोसिस मतलब कि बोन्स का डिजेनरेट होना और उनका पोरस होना वो भी ज्यादा पाया गया फीमेल्स में। और मेल्स में भी था, बट इन कंपैरिजन टू मेल्स फीमेल में ज्यादा था। और कंबाइंड अगर देखें तो 2002 से लेकर 2020 तक वो बड़ा ही है। और इसके साथ साथ एज के अगर हम बात करें, राइट हैंड साइड में जो ग्राफ है वो ये बताता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जो ये ग्रीन कलर के बार्स है, हरे बार्स जो है वो क्या दिखा रहे हैं, नॉर्मल बोन डेंसिटी, मतलब कि बोन मिनरल डेंसिटी आपकी नॉर्मल। और जो पीले बार्स हैं वो दिखा रहे हैं ओस्टियोपिनिया, मतलब बोन डेंसिटी का कम होना। और जो लाल हैं वो दिखा रहे हैं ओस्टोपोरोसिस, मतलब बोन्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाना, और ओस्टियोपोरोसिस हो जाना मतलब कि हॉलो बोन्स डेवलप होने लग जाना। तो ये क्या है, ये देखा गया कि एज के साथ साथ जैसे जैसे हम एज की तरफ बढ़ते हैं हमारी जो मिनरल डेंसिटी है वो कम होती जाती है, ओस्टियोपिनिया के चांसेस हमारे बढ़ते जाते हैं, और लाइकवाइज हम ओस्टियोपोरोसिस की ओर जा रहे हैं। तो एज जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम चेंज कर सकते हैं। ये तो बात हुई कि कुछ अनचेंजेबल फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन। आप क्या न्यूट्रिशन ले रहे हैं, क्या आप सही मात्रा में मिनरल्स और प्रोटीन का इंटेक ले रहे हैं जिससे कि आपकी बोन एंड जॉइंट हेल्थ अच्छी रहे। दूसरा, इनएडिक्वेट स्लीप। अब इनएडिक्वेट स्लीप मतलब जब आपकी नींद पूरी नहीं है, नींद पूरी नहीं होगी तो जो आपकी सिरकाडियन रिदम है मतलब बॉडी क्लॉक वो खराब रहेगी। बॉडी क्लॉक खराब रहेगी, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो इन टर्न आपकी बोन एंड जॉइंट हेल्थ पे फर्क पड़ेगा। और जैसे कि बहुत ही कम, आजकल ऐसा हो गया कि मैक्सिमम लोग जो है वो ऑफिसेज में हैं या घर में हैं, सिर्फ बाहर नहीं जाते हैं, तो सन का जो एक्सपोजर है वो बहुत ही लिमिटेड है या मिलता ही नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है, विटामिन डी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, हम समझेंगे आगे, तो वो कम हो जाता है जिसकी वजह से आपकी बोन एंड जॉइंट हेल्थ खराब होती है। अब कुछ ऐसे मेडिकेशंस भी हो सकते हैं कि अगर आप कोई ऐसे मेडिकेशंस ले रहे हो
जिनके कुछ साइड इफेक्ट्स हो जिससे आपकी बोन एंड जॉइंट हेल्थ कम हो रही है, और कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स कि आप बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं, आपका मूवमेंट नहीं है, या आप बहुत ज्यादा अल्कोहल या स्मोकिंग कर रहे हैं, या आप ओवरवेट हैं, ओबीस हैं। तो उससे क्या होता है कि जब आप बहुत ज्यादा ओवरवेट होते हैं तो आपके जॉइंट्स पे बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, तो उस वजह से आपकी जॉइंट हेल्थ जो है वो खराब होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें चेंज कर सकते हैं और हमें अडॉप्ट करना चाहिए कि ऐसा हम ना करें। और स्टैटिस्टिक्स में ये भी देखा गया कि 10 में से 2 लोग जो हैं वो ओस्टियोपोरोसिस से सफर करते हैं, और 5 में से 10 लोग अगर हम देखेंगे तो उनको ओस्टियोपीनिया है। मतलब कि 10 में से 5 लोग जो है वो ऐसे हैं कि जिनकी मिनरल डेंसिटी कम हो रही है, और उनमें से 10 में से 2 लोग ऐसे होंगे जिनको ओस्टियोपोरोसिस है। एंड 4 अगर हम इंडियंस देखें, उनमें से एक इंडियन आपको ऐसा जरूर मिलेगा जिसको ओस्टियो आर्थराइटिस है, और अगर हम 3 महिलाओं में से एक महिला आपको ऐसी जरूर मिलेगी जिसमें उनको मीनोपॉजल ओस्टियोपोरोसिस है, पोस्ट मीनोपॉजल, क्योंकि वो हार्मोनल चेंजेस हुए हैं और एक्सेस जो बोन रीमॉडलिंग होने लगती है, मतलब बोन लॉस ज्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से उनको ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, ये सब जो है वो डेवलप होता है। तो स्टैटिस्टिक्स जो है दिखाता है कि हमें हमारा जो लाइफस्टाइल है या जो हमारा न्यूट्रिशन है वो ठीक नहीं है, और हमारे बोन और जॉइंट की हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं है। तो अब कैसे आपको पता चल सकता है, क्या अर्ली साइंस है? अब वैसे तो आपको कोई साइन फील नहीं होगा कि आपकी मिनरल डेंसिटी कम है या ज्यादा है, या कितनी स्ट्रांग है। तो आपको कैसे पता चल सकता है? अगर आपको बोन्स की हेल्थ देखनी है, तो यूजुअली क्या होता है कि जब आपकी बोन्स की मिनरल डेंसिटी कम होने लगती है तो आपको बैक पेन होने लगता है, या आपका पोस्चर जो है वो खराब होने लगता है, आप स्टूप करने, ऐसे स्लाउच करने लग जाते हो, या आपका पोस्चर ठीक नहीं रहता है, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, या अब हाइट जो है वो अगर बहुत ज्यादा समय तक आपके जॉइंट्स जो बेंट करने लगेंगे, पोस्चर खराब होगा, तो हाइट में भी फर्क आता है। और यही हम बात करें जॉइंट की, तो जॉइंट में क्या होता है, जॉइंट पेन होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपके जॉइंट स्टिफ हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमने बात करी थी वो कार्टिलेजेस और साइनोवियल फ्लूइड की, अगर वो सही से नहीं है आपकी बॉडी में तो वो जॉइंट्स जो आपके वो स्टिफ हो जाएंगे। तो जब जॉइंट स्टिफ हो जाएंगे तो आपको क्या होने लगेगा, आपको जॉइंट में पेन होने लगेगा, आपके जॉइंट अकड़े हुए लगेंगे आपको, और आपके जॉइंट्स में सूजन आ जाएगी क्योंकि इन्फ्लेमेशन होने लगेगी। तो जब इन्फ्लेमेशन होने लगेगी तो रेडनेस और सूजन आने लगती है। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो मूवमेंट है, मोबिलिटी में आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और इसके साथ साथ एक अर्ली साइन क्या भी है कि आपकी हड्डियों में से आवाज आने लगेगी, कि क्लिकिंग साउंड आने लगती है बहुत जल्दी। तो दैट मीन्स कि आपके जॉइंट्स जो है वो हेल्दी नहीं है। तो अभी हमने बात करी ये सब कि बोन्स क्या होती हैं, किस चीज से बनी है, उसका बनना, और जो रीमॉडलिंग है वो कैसे होता है, क्या न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ऐसे ही हमने जॉइंट हेल्थ के बारे में देखा कि क्या है जॉइंट हेल्थ, किस चीज से बने हैं, क्यों जरूरी है, और क्या हमारे स्टैटिस्टिक्स कहते हैं हमारी जॉइंट एंड बोन हेल्थ के बारे में। तो अब हम देखेंगे कि क्या न्यूट्रिशन है जो आपको लेना चाहिए। ओके, तो अभी हमने देखा कि न्यूट्रिशन सही होना चाहिए, और हमने ये भी देखा कि बोन जो है उसमें 20 से 40% जो है वो क्या है, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन जो है क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बोन एंड जॉइंट हेल्थ के लिए। तो क्या है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स क्या है, हमारे प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। अमाइनो एसिड्स मिलकर हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ऐसा ही कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारे डायरेक्टली बोन पर काम करते हैं, जैसे कि लाइसिन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड आइसोल्यूसिन। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट मतलब हमारे बोन फॉर्मिंग सेल्स, उनकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, और बोन डीफॉर्मिंग मतलब बोन रीमॉडलिंग करने वाले जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं उनकी एक्टिविटी को कम करते हैं। और तो क्या, और दूसरा है जैसे कि आइसोल्यूसिन है, प्रोलीन है, तो ये क्या करते हैं, बोन मैरो, बोन मैरो में हमने अभी समझा था कि क्या है, बोन मैरो हमारे जो सेल्स को बनाने में, जैसे कि हमारे जो ब्लड सेल्स हैं उनको बनाने में मदद करते हैं। तो ये
आइसोल्यूसिन और प्रोलीन जो है वो बहुत जरूरी है हमारे बोन मैरो की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए। तो अगर वो अच्छे होंगे तो हमारे जो सेल्स हैं वो अच्छे रहेंगे और अच्छे प्रोडक्शन होगी, हेल्दी रहेंगे। दूसरा, ऑक्सीडाइज ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन क्या करेगा? हमारा सेलुलर हेल्थ, जैसे कि हमारा आइसोल्यूसिन एंड प्रोलीन कर रहा है बोन मैरो को, वैसे ही हमारे जो ये सेल्स जो है उनका नंबर और उनकी हेल्थ जो है बढ़ाने में हेल्प करता है। और आइसोल्यूसिन एंड वेलिन वो हमारे मिनरल डेंसिटी को इंप्रूव करता है। तो आप संक्षेप में ये समझ सकते हैं कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि बहुत जरूरी है हमारे ओवरऑल बोन की हेल्थ के लिए, क्योंकि वो ओस्टियोब्लास्ट को बढ़ा रहे हैं, ओस्टियोक्लास्ट को कम कर रहे हैं, बोन मैरो जो हमारा बोन का अंदर का हिस्सा है उसको बढ़ा रहे हैं जिससे कि हेल्दी सेल्स प्रोड्यूस हो, और मिनरल डेंसिटी मतलब कि जो भी मिनरल्स हैं जो बोन में डिपॉजिट होते हैं उनको बढ़ाते हैं। अब इसके साथ साथ ये तो बात हुई प्रोटीन की, बट उसके साथ साथ कुछ मिनरल्स हैं जो बहुत जरूरी है। हमने समझा था कि 50 से 70% जो है वो बोन हमारी मिनरल से बनी है। तो लगभग जो हमारी बॉडी का 99% जो हमारा कैल्शियम है वो बोन में जाके डिपॉजिट होता है, और ये हमारे बोन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो इसको आप अब ये मिल कहाँ से सकता है आपको? या तो आप मिल्क से ले सकते हैं, चीज है, योगर्ट है, दही है, या सब्जियां जैसे कि ब्रोकली है या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, इनमें कैल्शियम बहुत होता है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब बात करें मैग्नीशियम। जैसे कि कैल्शियम जरूरी है, मैग्नीशियम भी उतना ही जरूरी है। हमारा जो 60% बॉडी का मैग्नीशियम है वो हमारे बोन्स में ही होता है, और ये हमारे विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ जो हमारी बोन की मिनरल डेंसिटी है उसको भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। तो अब अगर आपको मैग्नीशियम लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं? आप नट्स, सीड्स या होल ग्रेन्स, लीफी वेजिटेबल्स, दालें, ये सब खा सकते हैं जिससे कि आपकी बॉडी में मैग्नीशियम रहे। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट विटामिन है जो कि है विटामिन डी। अब विटामिन डी जो है, कैल्शियम हमारी बोन में है, पर बोन के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्ब हो और उसकी मिनरल डेंसिटी बराबर रहे, उसके लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है, और ये बोन के ग्रोथ में और उसके रीमॉडलिंग में भी हेल्प करता है। अब विटामिन डी जो है उसके साथ साथ एक हमारा विटामिन के2 होता है, वो भी बहुत जरूरी है। अब वो क्या करता है? जैसे विटामिन डी उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है कैल्शियम के, तो विटामिन के2 ये इंश्योर करता है कि हमारा जो कैल्शियम है वो बोन में ही जाकर डिपॉजिट हो, हमारे वेन्स में ना हो। क्योंकि अगर वेन्स में डिपॉजिट होगा तो हमारे आर्टरीज, वेन्स जो है वो क्लॉग हो सकती हैं, ब्लॉक हो सकती हैं। तो ये इंश्योर करता है कि हमारा जो कैल्शियम है वो सही जगह पर जाकर डिपॉजिट हो, जिससे कि हमारा कैल्शियम का जो बैलेंस है बोन में वो मेंटेन रहे। अब विटामिन डी और के2 जो है मेजरली आपको एग से मिल सकता है, या फिश जैसे कि सालमन है, सार्डीन, मैकरल, इनसे मिल सकता है। और विटामिन डी जो है हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है अगर हम सन के एक्सपोजर में जाते हैं उससे भी। अब ये बात हुई मेन मिनरल्स की। इसके साथ साथ हमारे कुछ ट्रेस मिनरल्स हैं जो कि बहुत जरूरी हैं, जैसे कि है कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो ये क्या करते हैं? हमने समझ लिया है कि बोन का बाहर का हिस्सा कैल्शियम फास्फोरस से बना है, तो बोन की रिजिडिटी में हेल्प करेंगे, बोन के मिनरल बैलेंस में। अब मैग्नीशियम क्या करेगा? मैग्नीशियम विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, उसके साथ साथ बोन के रीमॉडलिंग में भी हेल्प करेगा। और यही हम बात करें जिंक की, तो जिंक जो है वो क्या करता है? बोन के रीजेनरेशन में हेल्प करता है, मतलब ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी में हेल्प करता है। और मैंगनीज, मैंगनीज भी उतना ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो कार्टिलेज है, मतलब कि जो हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर है, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और उसके बोन, अब वो कार्टिलेज अच्छा होगा तो आपका बोन हेल्थ अच्छा रहेगा। तो अब संक्षेप में अगर आप समझे तो आपको क्या क्या चाहिए बोन और जॉइंट हेल्थ की, बोन एंड अच्छे जॉइंट हेल्थ के लिए? आपको चाहिए कैल्शियम, आपको चाहिए मैग्नीशियम, आपको चाहिए विटामिन के2 सही जगह पर ले जाने के लिए, विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए, ट्रेस मिनरल्स सेलुलर फंक्शन के लिए क्योंकि वो हमारा बोन की रीमॉडलिंग एंड रीजेनरेशन में हेल्प करेंगे, अमाइनो एसिड्स क्यों? क्योंकि वो हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेंगे, कार्टिलेजेस, और कोलाजन जो हमने कार्टिलेज बात करी, कार्टिलेज बनने के लिए ग्लूकोसामीन भी बहुत जरूरी है, और जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए फाइटोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि बॉसविलिया। तो ये सभी कंपोनेंट्स हैं जो हमारे बोन एंड जॉइंट हेल्थ के लिए चाहिए।
तो बट लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें ये सही न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं? क्या हमें सभी न्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट के थ्रू मिलते हैं? नहीं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स कहता है कि 10 में से 8 लोग जो है वो हमारे इंडिया में प्रोटीन डेफिशिएंट है। और 9 लोगों को तो 10 में से 9 लोगों को ये भी नहीं पता है कि उनको कितना प्रोटीन डेली बेसिस पे लेना चाहिए। और यही हम बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो 10 में से 8 लोग जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है। मतलब कि हमें सही मात्रा में पोषण नहीं मिल रहा है। 4 में से 3 लोग ऐसे हैं जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी, और 2 में से 1 ऐसा मिलेगा जिसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। और ये अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें इंडियन विमेन में, तो इंडियन विमेन में पर्टिकुलरली देखा गया है कि 70 से 90% महिलाएं जो हैं उनमें विटामिन डी की कमी है, और 40% तक महिलाओं में कैल्शियम की कमी पाई गई है। तो ये जो है स्टैटिस्टिक्स कहता है कि हमें सही न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो क्या कारण है? कि एक तो हमारा बहुत बिजी स्केड्यूल है, हम समय नहीं दे पा रहे हैं, हमारे पास समय है ही नहीं कि हम अपने डाइट पर ध्यान दें, या हमें पता ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि हमें क्या लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए। पर अगर हमें पता भी है तो हमें वो पोषण उतना मिल नहीं रहा है, हमारे फूड सोर्सेज जो है उनमें न्यूट्रिशन की उतनी कमी है कि हमें जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पा रही है। या अब हमें 4 से 5 सर्विंग्स लेने चाहिए फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के, जिससे कि हमें सफिशिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट मिले। हमें अपने बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए, जिससे कि हमारी प्रोटीन डेफिशिएंसी ना हो, पर वो हम नहीं करते हैं। पर अगर कुछ लोग ध्यान रखते भी हैं, तो हमारे कुकिंग हैबिट्स ऐसे होते हैं कि उसमें काफी हद तक हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो खराब हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। तो अब लेकिन हमें ये न्यूट्रिशन लेने की जरूरत क्यों है? हमें ये पता चला कि हमें ये सब, हमें ग्लूकोसामिन लेना है, विटामिन डी लेना है, बॉसविलिया होना चाहिए, कैल्शियम मैग्नीशियम होना चाहिए। पर अब अगर हम ये डाइट से नहीं मिल पा रहा है तो हम क्या करेंगे? इसको सप्लीमेंट्स के थ्रू लेंगे, क्योंकि सप्लीमेंट जो है, जो भी हमारी बॉडी में कमी है उसको हम पूरा कर सकते हैं। पर लेकिन अब किस समय पर लें, ये एक सबसे कॉमन सवाल होता है। तो ये हमें मॉर्निंग टाइम में लेना बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसमें जो बोन ब्रेकडाउन हमने समझा, बोन रीमॉडलिंग मतलब कि ओस्टियोक्लास्ट का काम होना, वो हमारी बॉडी के अंदर रात के समय ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी ज्यादा रहती है। और हम जब फास्टिंग स्टेट में होते हैं, क्योंकि हम कुछ खाते नहीं है, तो हमारी बोन जो है वो भी अपना रीमॉडलिंग करना स्टार्ट करती है। और हार्मोन्स जो है हमारे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है जो कि हमारा इन दोनों को, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को बैलेंस करता है। तो ये भी हमारा नाइट टाइम पे एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट होती है, और ओस्टियोक्लास्ट मतलब बोन रीमॉडलिंग हमारा रात के समय होता है। और जो बोन फॉर्मेशन होता है मतलब ओस्टियोब्लास्ट की जो एक्टिविटी होती है वो दिन के समय होती है। तो हमारी बॉडी क्लॉक इस तरीके से काम करती है। तो इसलिए जब हमारी रीमॉडलिंग हुई है रात में, तो अब बोन जनरेशन होना है मॉर्निंग में। तो जब आपको बिल्डिंग बनानी है तो उसी समय आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे। तो जब आपकी बिल्डिंग बन रही है, मतलब जब आपकी बोन बन रही है, तो उसी समय पर आपके पास प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी आपके जो एक्टिव्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स जो आपको चाहिए, ये आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। तो इसलिए मॉर्निंग टाइम जो है दैट इज द राइट टाइम टू हैव दीज न्यूट्रिएंट्स। अब कुछ न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ, डाइट के साथ साथ कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि आपका सेडेंटरी बिहेवियर नहीं होना चाहिए, बहुत लंबे समय तक बैठे नहीं, क्योंकि उससे आपके जॉइंट मूवमेंट में प्रॉब्लम होता है। आपको अल्कोहल, टबैको नहीं लेना चाहिए, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो एसिडिटी बनाते हैं और जिसकी वजह से आपका बोन डिजेनरेशन होता है। आपको एक्सेस में सॉल्ट इनटेक नहीं करना चाहिए। आपका एक्सेस वेट गेन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक्सेस वेट गेन होता है तो आपके बोन्स एंड जॉइंट्स पे बहुत ज्यादा वेट पड़ता है, जिसकी वजह से आपका बोन डिफॉर्म हो सकता है। तो अब क्या चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए? आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, आपको एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए जो पोषण से भरपूर हो, आपको प्रोटीन सही मात्रा में लेना चाहिए, आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने चाहिए, आपको धूप में भी जाना चाहिए क्योंकि वो आपके विटामिन डी को बनाने में मदद करेगा। और इसके साथ साथ आपको पर्याप्त नींद भी लेनी चाहिए, जिससे कि आपका हार्मोनल बैलेंस जो है वो सही रहे। अब इन्हीं सब टिप्स के साथ मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर कुमार चक्रवर्ती को, जो आपको
लेकर जाएंगे उन प्रोडक्ट्स के थ्रू जो आपकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा कर सकते हैं। कुमार, ओवर टू यू। थैंक यू डॉक्टर निकिता। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जैसे डॉक्टर निकिता ने हम सभी को बोन एंड जॉइंट हेल्थ के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया, आगे के सेक्शन में आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग आप सबके लिए एक बोन एंड जॉइंट हेल्थ सॉल्यूशन बास्केट बहुत ही जल्दी प्रस्तुत करने वाले हैं। राइट नाउ आप अगर ये बास्केट को देखेंगे, इसमें हम लोगों ने 3 प्रोडक्ट को शामिल किया है। एक है हमारा ऑल टाइम फेवरेट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर 1 kg, उसके साथ आपको ये वाले बास्केट में मिलेगा कैलमैक D+K2 और हमारा ग्लूकोसामिन HCl विद बोसवेलिया। नाउ ये 3 प्रोडक्ट को हम लोगों ने ये बास्केट में क्यों डाला, इसका रैशनल क्या है, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, बट वी विल डिस्कस अ लिटिल बिट मोर ऑन के ये सारे प्रोडक्ट का मेन क्या रोल है हमारे बॉडी के लिए। इफ यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर निकिता। थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, व्हाट इज द रैशनल के ये प्रोडक्ट को हम लोगों ने क्यों डाला। हमारे बॉडी में अभी हम लोग सोच लीजिए कि 15 दिन में है ये सेशन में, लास्ट 14 डेज में से शायद 12 या 13 दिन हम लोगों ने प्रोटीन पे बातें किया है किसी ना किसी फॉर्म में। राइट क्यों किया है, बिकॉज आपके बॉडी में ऐसा कोई भी सेल नहीं है, कोई ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं है, ऐसा कोई भी टिश्यू नहीं है जो प्रोटीन के बिना काम कर सकता है या फिर प्रोटीन के बिना बना है। सिमिलरली अगर हम लोग बोन्स के बारे में बात करें, बोन्स इज ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्शन। हमारे बोन में भी जैसे डॉक्टर निकिता ने आपको एक स्लाइड में अभी अभी दिखाया था कि आप अगर देखोगे 1/3 ऑफ द बोन मास, राइट, हमारे बोन मास बनता है क्या चीज से, प्रोटीन से। वो प्रोटीन आपका कोलाजन प्रोटीन हो सकता है, नॉन कोलाजन प्रोटीन हो सकता है, लेकिन बनता तो प्रोटीन से ही। तो वो प्रोटीन एक मैट्रिक्स देता है, एक स्ट्रक्चर देता है आपके बोन में, जिसमें आपका बाकी मिनरल्स जैसे आपका कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सारी चीज रहता है। सो दैट इज वाई प्रोटीन के बिना आपका बोन फॉर्मेशन कभी नहीं हो सकता। हेंस प्रोटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बोन। राइट नाउ अगर हम लोग ये प्रोटीन के बारे में बात करें तो ऑफ कोर्स प्रोटीन हम लोगों को खाने से मिलता है, लेकिन क्या आजकल हम लोगों को खाने से इनफ प्रोटीन मिल रहा है? रिपोर्ट्स आर सेइंग दैट 80% लोगों को अपने खाने में इनफ प्रोटीन नहीं मिलता है। तो अगर प्रोटीन खाने में नहीं है तो उसको सप्लीमेंट करने का जरूरत है। राइट और अगर सप्लीमेंटेशन का जरूरत है, वहां पे न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर से ज्यादा अच्छा प्रोटीन मार्केट में कुछ हो ही नहीं सकता। नाउ व्हाई डू आई से सो, बिकॉज आप अगर देखोगे एक जगह पे क्लियरली डॉक्टर निकिता ने आज हम लोगों को समझाया कि बहुत सारे ऐसे एमाइनो एसिड है, एसेंशियल एमाइनो एसिड है, जो हमारे बोन जब फॉर्म होता है, ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी। राइट ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब क्या है, जैसे हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, राइट, वैसे नया नया बोन सेल फॉर्म होना, तो वो ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी को बढ़ाता है। राइट देयर आर सर्टेन एमिनो एसिड्स जो आपका बोन सेल का घटना उसे कम करता है, आपके बॉडी में मिनरलाइजेशन, कैल्शियम को बढ़ाना उसमें हेल्प करता है। तो ये सारे चीजों में ये सारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स का जरूरत है, जो इंश्योर करता है कि आप जब ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर सुबह सुबह लेते हो तो यू कैन बी श्योर कि आपके ये 9 एसेंशियल एमिनो एसिड और बाकी एमिनो एसिड्स भी आपको एक साथ आपके खाने से मिल जाए। राइट नंबर 2 पॉइंट अगर देखा जाए दैट इज के प्रोटीन का एक तो हो गया कि मैंने कितना प्रोटीन लिया, लेकिन उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जो प्रोटीन ले रहा हूं वेदर दैट प्रोटीन क्वालिटी इज गुड और नॉट। और अगर डाइजेस्टिबिलिटी के बारे में बात करें, न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर का डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर जो है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टिव एमिनो एसिड स्कोर जिसे हम लोग कहते हैं, दैट इज 1 विच इज द हाईएस्ट। राइट सो इन दैट वे अगर देखा जाए तो दिस इज द बेस्ट प्रोटीन दैट यू कैन टेक, टोटली टेस्टलेस है। इसीलिए जैसे हम लोगों ने बहुत सारे रेसिपी आपको दिया है, वो सारे रेसिपीज में आप प्रोटीन को डाल सकते हैं। हम लोगों ने तो बस 21 या फिर 40 रेसिपीज शायद आपके साथ शेयर करेंगे, बट आपके घर में ऐसा और शायद 100-200 रेसिपी आप रेगुलर जानते हो जो आप बना सकते हो, और वो सारे चीजों में आप ये प्रोटीन को डाल के अपने बोन्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने में ये आपको हेल्प कर सकता है, अलोंग विद अदर बॉडी फंक्शंस जो ऑफकोर्स सबको प्रोटीन हेल्प करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ अगर अगला प्रोडक्ट हम लोग देखें दैट इज न्यूट्रीलाइट कैलमैक D+K2। राइट
कैल्शियम हम लोग जानते हैं कि 99% अगर देखा जाए कैल्शियम हमारे बोन्स में रहता है, टीथ में रहता है, और 1% कैल्शियम आपके ब्लड में रहता है, जो आपके बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन करने में हेल्प करता है। आपके मसल को बीट करने में हेल्प करता है, आपके नर्व सेल में जो जो एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल के साथ बातें कर रहा है उस पर हेल्प करता है, हार्मोन प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कैल्शियम हेल्प करता है ना। ये कैल्शियम आपको कहां से मिलेगा? खाने से मिलेगा। और अगर आपको खाने में इनफ कैल्शियम नहीं है, जो क्लियरली स्टैटिस्टिक्स शो कर रहा है, उस टाइम में बॉडी क्या करने के लिए मतलब स्टार्ट कर देगा? बिकॉज आपके हार्ट तो बंद नहीं हो सकता, राइट? हार्ट मसल को बीट करना है, अदरवाइज मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा और आप यहाँ पे बैठ के मुझे नहीं सुन पाओगे, राइट? तो उसके लिए जैसे भी आपके खाने में क्योंकि इनफ कैल्शियम नहीं है, आपका बॉडी क्या करेगा? उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हड्डियों से कैल्शियम निकालना चालू कर देता है। एंड दैट इज द टाइम जहां पे हमारे बोन्स धीरे 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 वीक होने लगते हैं और हम लोग धीरे धीरे ऑस्टियोपिनिया से लेके ऑस्टियोपोरोसिस तक पहुंच जाते हैं, राइट? नाउ ये वाले कंडीशन को रोकने के लिए हम लोगों को मतलब अच्छे मात्रा में कैल्शियम लेना चाहिए। 30 साल तक जितना कैल्शियम आप लेते रहोगे, बैंक में आपका उतना पैसा जमा होता रहेगा, आपके बॉडी का कैल्शियम बैंक में, राइट? और 30 साल के बाद उसे मेंटेन करने में भी बहुत जरूरी है, सो दैट आपके बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट? नाउ ये एक सप्लीमेंटेशन अगर हमें करना है, वहां पे कैलमैग हमारे पास बहुत दिन का प्रोडक्ट है। एंड आई वुड से न्यूट्रीलाइट में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोडक्ट हमेशा हमेशा से रहा है कैलमैग डी, राइट? और ये कैलमैग डी को और ज्यादा पावरफुल बनाया गया है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट विच इज अवर कैलमैग डी प्लस K2। इसमें 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक तो इसमें कैल्शियम है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोन्स के लिए। कैल्शियम का अगर हम लोग सोर्स देखेंगे, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम लिया गया है, और उसके साथ साथ जो आप स्लाइड में देख पा रहे हो, इसमें कुछ सीवीड से एल्गल सोर्स से भी कैल्शियम लिया गया है। बिकॉज अगर हम लोग बोटेनिकल सोर्स का बात करें तो बोटेनिकल सोर्स में से ये जो सीवीड है, ये जो एल्गल सोर्स है, ये नेचर में पाया गया सबसे वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड बोटेनिकल फॉर्म ऑफ कैल्शियम कहा जाता है, राइट? तो ये कैल्शियम हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगा। इसके साथ साथ सेकेंड जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, इसमें ऑफ कोर्स विटामिन डी ऐड किया गया है। विटामिन डी का बॉडी में बहुत सारे रोल है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर कोविड टाइम में चले जाओगे, विटामिन डी बहुत ज्यादा यूज हो रहा था। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में इम्यूनिटी में हेल्प करता है, आपके बॉडी में मसल के जो फंक्शन है उसमें हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पे जो चीज रिलेवेंट है, दैट इज विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। आपके बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है along with other body functions, जो उसका दूसरा रोल है। लेकिन कैल्शियम डी आपके बिना आपका कैल्शियम ठीक तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, इसके लिए इसमें कैल्शियम विटामिन डी ऐड किया गया है। मैग्नीशियम अगर थर्ड आप न्यूट्रिएंट के बारे में अगर हम लोग बात करें, मैग्नीशियम एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो कैल्शियम का बहुत अच्छा दोस्त है, राइट? सारे दोस्त इंपॉर्टेंट है, सारे दोस्त अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ दोस्त आपके लाइफ में है जो आपको आपका बहुत क्लोज है, राइट? तो वो मैग्नीशियम वैसा ही एक दोस्त है कैल्शियम का, जो एक दूसरे को हेल्प करता है अपने बॉडी में एब्जॉर्प्शन होने में। आपके बॉडी में कोई मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है, वहां पे कैल्शियम का जरूरत है, लेकिन वो मसल को रिलैक्स भी तो करना पड़ेगा, तो वो रिलैक्स करने के लिए वहां पे मैग्नीशियम पहुंच जाता है। तो वो कैल्शियम मैग्नीशियम एक दूसरे को हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन, मतलब इन द हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन। और सबसे बड़ी बात है जो डॉक्टर निकिता ने कुछ देर पहले आपसे शेयर किया था कि विटामिन डी जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा, वो विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने में भी आपको ये मैग्नीशियम बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जिंक, अगर जिंक के बारे में बात किया जाए, जिंक एक ऐसा चीज है जो हमारे बॉडी में जो कोलाजन है, राइट? कोलाजन के बारे में भी आज हमने सुना। कोलाजन बेसिकली हर एक कनेक्टिव टिश्यू आपके बॉडी में जहां भी है, राइट? आपके स्किन ले लो, आपके मसल ले लो, आपके मतलब बोन्स को ले लो, आपके लिगामेंट्स को ले लो, आपके टेंडन्स को ले लो, ये सारे चीजों में, इवन इन योर ब्लड वेसल्स, तो ये सारे जगह पे कोलाजन का जरूरत है। व्हाई? बिकॉज कोलाजन इज द सीमेंटिंग सब्सटेंस। कोलाजन सब कुछ टाइटली बाइंड करने में हेल्प करता है, और वो कोलाजन को बिल्ड करने में, बोन में, मसल में, ये सारे चीजों को बिल्ड करने में आपको जिंक बहुत अच्छा हेल्प करता है। इसके साथ साथ ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी के बारे में
जो डॉक्टर निकिता ने अभी आपसे बताया, मतलब नया बोन सेल फॉर्म होना, वहां पे भी आपको जिंक का बहुत बड़ा रोल है। और क्योंकि वो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी में हेल्प करता है, इसीलिए वो आपका सेल में आपके बोन सेल्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मैंगनीज को अगर देखा जाए, मैंगनीज एक ऐसा कोफैक्टर है जो बहुत सारे एंजाइम आपके बॉडी में, जो आपके बोन फॉर्मेशन में, कार्टिलेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है, वहां पे आपके वो सारे एंजाइम को कोफैक्टर की तरह हेल्प करता है। एंड लास्टली बट नॉट द मतलब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसे कहा जाता है, इसमें विटामिन K2 भी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कैल्शियम बैलेंस को मेंटेन करने में और बोन क्वालिटी को मेंटेन करने में, राइट। तो ये सारे चीज एक साथ दिन में कितना बार लेना है? एक टैबलेट 2 बार लेना है, राइट। एंड दैट विल हेल्प यू। और लेना ही है, वाई? बिकॉज अगर हम लोग नहीं लेंगे तो शायद हम लोगों को बाद में लेना पड़ेगा, राइट। तो वो बाद में लेने से अच्छा है कि हम पहले से ही ले, बिकॉज ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा कंडीशन है जो बहुत दिनों से आपको पता ही नहीं चलेगा, साइलेंट किलर है। जिस दिन हम लोग कहीं पे गिर जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, उस दिन पता चलता है कि मेरा बोन्स वीक हो गया था। तो बोन्स वीक ना हो, इसके लिए ये वाले चीज को अपने खाने में ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर थर्ड प्रोडक्ट को देखा जाए, जो एक और बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है न्यूट्रिलाइट कैटेगरी में, विच इज अवर ग्लूकोसामिन HCl विद बोसवेलिया, राइट। हमारे कोई भी मतलब हमारे बोन्स में, हमारे जॉइंट्स में, दो बोन के बीच में जो जॉइंट है वहां पे कार्टिलेज रहता है, राइट। और ये कार्टिलेज कैसा है? कार्टिलेज होता है एक कुशन की तरह, राइट। जैसे मैं अभी एक सोफा में बैठा हूं और आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं जब सोफा में बैठा हूं, आई एम सिटिंग कंफर्टेबली, राइट। लेकिन अगर सोफा बहुत पुराना हो गया, राइट, अगर इसमें जो फोम है, इसके ऊपर में जो जो सारे कुशनिंग दिया गया है, वो अगर धीरे 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 निकलना चालू हो गया, तो 30 साल बाद, 40 साल बाद क्या होगा? सोफा में जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग निकल के आ जाएगा। तो वो स्प्रिंग के ऊपर अगर मैं बैठा रहूंगा तो फिर कैसा फील होगा? मैं आपसे इतने आराम से बात कर पाऊंगा? कभी नहीं। सिमिलरली हमारे बोन्स में भी, पार्टिकुलरली जो हमारे वेट बियरिंग जॉइंट्स है, वहां पे जो कार्टिलेज रहता है, उम्र के साथ साथ ये बोन्स में वो धीरे धीरे कार्टिलेज निकलना चालू हो जाता है। और वो कार्टिलेज जैसे ही आपके बॉडी में कम हो गया, ये दो बोन एक साथ बहुत ही क्लोजली आ जाएगा। एंड जैसे ही ये क्लोजली आ जाएगा, देयर विल बी फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन होने से दर्द हो सकता है, सूजन हो सकता है। इसीलिए आप देखते हो कि आप सीढ़ी में जैसे चढ़ते थे, आजकल आप चढ़ नहीं पा रहे हो, या फिर आप पूजा करने में जब बैठ जाते हो जमीन पे, उठने के टाइम में आपको तकलीफ हो रहा है, राइट। नाउ ये सारे सिग्नल है कि हम लोग पहले से शायद अपने बोन या जॉइंट को हम लोगों ने इनफ नजर नहीं दिया, या फिर इनका इनफ केयर नहीं लिया। ग्लूकोसामिन जो चीज है, दिस इज अ नेचुरल सब्सटेंस, राइट, जो आपके बोन, जो आपके जॉइंट में नेचुरली मिलता है। और ये ग्लूकोसामिन अगर हम लोग ऐड करते हैं, जो ये ग्लूकोसामिन HCl यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपको क्या करेगा? आपके जॉइंट के फ्लेक्सिबिलिटी को फिर से रिवाइव करने में हेल्प करता है, ताकि हम लोगों का कोई भी जॉइंट मूवमेंट में प्रॉब्लम ना हो, तो वहां पे आपको हेल्प करेगा। बोसवेलिया एक गम लाइक मतलब प्लांट से लिया जाता है, और एक गम लाइक सब्सटेंस है। उसमें आपका इजी मूवमेंट ऑफ योर जॉइंट्स में, मतलब आपके घुटने में या फिर और जो जॉइंट्स है वो इजीली मूव हो पाए, उसमें आपको हेल्प करने में हेल्प करता है। और उसके साथ साथ एक स्लाइड में डॉक्टर निकिता ने आपको दिखाया था, शायद आपको याद होगा, कि आपका कोई भी दर्द होना या फिर सूजन होना, ये सारी चीजों को भी ये बोसवेलिया रोकने में हेल्प करता है। इसमें ब्रोमेलिन भी है, जो एक नेचुरल एंजाइम होता है और जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। तो ये ग्लूकोसामिन HCl विद बोसवेलिया जो है, ये भी 2 कैप्सूल 2 बार दिन में अगर हम लोग ऐड करेंगे, तो ये हमारे जॉइंट्स को और हेल्दी रखने में बहुत अच्छी तरीके से हेल्प कर सकता है। So with that, I will end my part over here and back to you, Dr. Nikita. थैंक यू सो मच कुमार। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि जो न्यूट्रीलाइट के ये प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे आपकी मदद कर सकते हैं आपके न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, जिससे कि आपके बोन्स एंड जॉइंट्स हेल्दी रहे। तो इसी के साथ हम आज के हेल्दी हैबिट की ओर चलेंगे। तो आपको क्या करना है? तो आज का हेल्दी हैबिट रहेगा कि आपको वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस करने हैं। मतलब
वेट लिफ्टिंग वाले एक्सरसाइजेस करने हैं अपने रूटीन में। तो अब क्यों करना है? क्योंकि इससे आपकी बोन हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगी। तो कैसे कि जैसे कि आप ब्रिस्क वॉक करें, आप जॉगिंग करें, रनिंग करें, कोई भी स्पोर्ट्स आप जो खेलते हैं वो खेलें, स्टेयर्स क्लाइंब करें या डांसिंग करें। तो इससे क्या रहेगा कि आपका बॉडी का मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा रहेगा। तो जो भी आपके हाई जंपिंग एक्सरसाइजेस हैं या जिसमें आपका बॉडी का मूवमेंट बहुत ज्यादा है, आप वो एक्सरसाइजेस करें। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करें, जैसे कि वो रेजिस्टेंस बैंड लें या फ्री वेट्स लेकर करें, पुशअप्स या पुलअप्स करें जिसमें आपके जॉइंट्स और आपका बॉडी वेट जो है वो मूव करे, या आप बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो कि आपके जॉइंट हेल्थ में हेल्प करेंगे। और स्पेशली जो ज्यादा एज की ओर बढ़ रहे हैं वो लोग जो है वो ट्रेनिंग एक्सरसाइज, बैलेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करें। जैसे कि अब इसमें क्या कर सकते हैं, आप एक अनस्टेबल सरफेस पे मूव करें, तो बैलेंस करें अपनी बॉडी को। कोई स्पॉन्जी मैट ले सकते हैं या कॉबल स्टोन्स के ऊपर चल सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी की बैलेंस करने की क्षमता जो है वो इम्प्रूव होगी, जिससे कि इंटर्न आपकी बोन एंड जॉइंट हेल्थ जो है वो बेटर हो सकती है। या उल्टा चलना, वॉकिंग बैकवर्ड्स, उल्टा चलें या स्टेप अप्स करें। तो स्टेप अप्स में भी आपके जॉइंट्स जो है वो ज्यादा मूव करते हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं सिंपल जो आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। तो आपको ये एक्सरसाइजेस एवरी डे इंक्लूड करने हैं टू हैव योर हेल्दी बोन्स एंड जॉइंट्स। तो अब इनको कैसे कर सकते हैं आप? कि धीरे धीरे शुरू कीजिए। अगर जो जो कर रहे हैं शुरू से वो बहुत अच्छी बात है, आप कंसिस्टेंट रहें। बट जो लोग कंसिस्टेंट नहीं है, जो नहीं करते हैं, तो आप धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे वेट इनकॉर्पोरेट करें और धीरे धीरे वेट बढ़ाएं समय के अनुसार। क्योंकि जब आप एक ही वेट पे कांस्टेंट बहुत समय तक एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है कि उस वेट का आपकी बॉडी पर असर होना बंद हो जाता है। तो आप धीरे धीरे, जैसे जैसे आपकी बॉडी उस वेट को अडॉप्ट कर सके, आप अपने वेट को धीरे धीरे बढ़ाएं और अपनी एक्सरसाइजेस में वैरायटी लाएं, जिससे कि आपके ओवरऑल बॉडी की मूवमेंट रहे। बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस करें और उसके साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, जिससे कि आपके मसल्स बिल्ड हो, आपकी बोन हेल्थ अच्छी रहे एंड आपके जॉइंट्स की हेल्थ भी अच्छी रहे। अब बेनिफिट्स क्या है वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस के? एक तो बोन डेंसिटी अच्छी रहेगी, मसल्स अच्छे रहेंगे जैसा मैंने आपको अभी बताया। तो जब आपके बोन की डेंसिटी अच्छी रहेगी, मसल्स अच्छे रहेंगे, तो ऑब्वियसली बात है आपका मूवमेंट जो है और जो बैलेंस कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा रहेगा। और जब आप ऐसी एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपकी बॉडी का पोस्चर जो है, कई लोग होते हैं जिनकी स्पाइन झुकी हुई रहती है, बट जब आप ऐसी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं तो आपका बॉडी का पोस्चर जो है वो ठीक हो जाता है। तो बॉडी का पोस्चर ठीक होता है, उसकी वजह से आपकी बोन का स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा होने लगता है। और इसके साथ साथ आपकी ओवरऑल जॉइंट हेल्थ जो है वो बेटर होती है और आप ओवरऑल फिटनेस की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये ध्यान रखें कि आप अपना डाइट अच्छा लें, प्रोटीन रिच डाइट हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भरपूर हो। पर हालांकि वो पूरा नहीं हो पाता है, हम जितनी भी कोशिश करते हैं, तो उसको हम पूरा करें हमारे सप्लीमेंट से, और उसके साथ साथ ये हेल्दी हैबिट जो कि है एक्सरसाइज, उसको इंक्लूड करें। तो विद दिस वी विल स्टार्ट आवर डे विद द शाइन मंत्रा। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डे विद ग्रैटिट्यूड एंड ऑप्टिमिज्म। हम अपना दिन जो है एक पॉजिटिव सोच के साथ शुरू करेंगे। हम अपना डेली न्यूट्रिशन लेंगे और अपने दिन को शुरू करने के लिए क्लियर और पॉजिटिव इंटेंशन सेट करेंगे। एक कुछ नया सीखेंगे जैसा कि हमने आज सीखा है, और हम डेली एक्सरसाइज करेंगे। तो और ये हमारा आज का हेल्दी हैबिट भी है कि हमें वेट बेयरिंग एक्सरसाइज को अपने रूटीन में अपनाना है। तो इसी के साथ चलो चलते हैं हमारे रेसिपी एंड एक्सरसाइज ऑफ द डे के लिए। If you have some matter,
Try this चना दाल पराठा। चना दाल अच्छे से वॉश करके सोक कर लो फॉर 3 to 4 आवर्स। पार बॉईल करके स्ट्रेन कर लो। फिर एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालो एंड जीरा तरतर कर लो। प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाए तो उसमें डालो मिर्ची, अदरक, लहसुन। बॉईल दाल में डालो नमक, हल्दी, धनिया पाउडर एंड गरम मसाला। दाल पक जाए तो उसमें फ्रेश धनिया डाल के ठंडा कर लो। आटे में डालो नमक, न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, न्यूट्रीलाइट फाइबर, सम ऑयल एंड वाटर। अच्छे से आटा लगा के थोड़ी देर रेस्ट करवाओ एंड छोटे छोटे पेड़े बना लो। एक पेड़ा लो, उसे आटे से डस्ट करो, थोड़ा सा बेलो एंड उसमें दाल का मिक्सचर भर लो। अच्छे से पेड़े को लॉक करके बेलना शुरू करो। बहुत ही पोले पोले हाथों से बेलो एंड पराठे को तवे पे रख के दोनों साइड से सेक लो। थोड़ा थोड़ा घी लगाओ। गरम गरम क्रिस्पी पराठे को सर्व करो विद सम सैलेड, रायता एंड अचार। ये था हमारा बहुत ही हेल्दी बेवरेज जो कि है ओट एंड स्ट्रॉबेरी स्मूदी एंड फॉलोड बाय चना दाल पराठा। तो आप इसको इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने के लिए आप इसमें ऑल प्लांट प्रोटीन एंड फाइबर ऐड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के एक्सरसाइज सेशन के लिए। A very happy gut morning everyone and yes, आज हम करने वाले हैं लंजेस। ये बहुत ही अमेजिंग वर्कआउट है आपकी लोअर बॉडी स्ट्रेंथनिंग के लिए। इनफैक्ट ये वर्कआउट है ही नहीं, ये आपकी एक डेली मूवमेंट है जिसको हमने वर्कआउट बना दिया है। तो इस वर्कआउट को आज हम सीखेंगे और यस विल ऑल्सो लर्न द मॉडिफाइड वर्जन। लेकिन लंजेस का कोई एक मॉडिफाइड वर्जन है नहीं, ये एक बेसिक फॉर्म है। जिस तरह से आप सीढ़ियां चढ़ते हैं उतरते हैं वो एक लंज का ही फॉर्मेट है। फिर भी मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगी जिससे आप स्टेबल हो सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। So let's get started with understanding the basic format of a lunge. In fact, जो lunge है ना, ये हमारी एक बेसिक मूवमेंट ही है। अगर हम उस मूवमेंट में थोड़ा और नीचे और थोड़ा और ऊपर चला जाए तो वो लंज का मूवमेंट बन जाता है। और जिस तरह से हम स्टेयर्स चढ़ते हैं ना, वो भी एक लंज का ही मूवमेंट है। तो अगेन इन इफेक्ट जो लंज वर्कआउट है ये आपकी डेली मूवमेंट का एक पार्ट ही है और लंजेस एज अ वर्कआउट करने से आपकी डेली मूवमेंट की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। तो लंजेस के लिए अगेन हम एक एथलेटिक स्टैंस में ही खड़े होंगे। आपके फीट हिप विड्थ अपार्ट रहेंगे, आपकी बॉडी आगे की तरफ झुकेगी नहीं बट यस स्लाइटली लीन रहेगी सो दैट योर कोर मसल्स आर एंगेज। मैं इसको साइड से दिखाती हूँ लेकिन पहले एक बार स्ट्रेट इसका बेसिक वर्जन समझ लीजिए। इट्स ऑलमोस्ट लाइक स्टेपिंग फॉरवर्ड। अब जब आप स्टेप फॉरवर्ड करते हैं तो आपका जो बैक फीट है वो टोज पे आ जाएगा, पूरा पंजा जमीन पे नहीं रहेगा, सिर्फ टोज पे रहेगा। अब इस मूवमेंट में आप नीचे और ऊपर आएंगे, बेसिक लंज पल्स करते हैं। इस मूवमेंट में आप नीचे जाएंगे और वापस ऊपर आएंगे सेम पोजीशन पे। तो अब यहाँ से मैं नीचे गई और मैं ऊपर आ गई। सो आई एम गोइंग डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। 4 5 6 7 8 9 and 10. बेसिक लंज मूवमेंट, लेट मी शो इट फ्रॉम द साइड ऑल्सो। आप बेसिक एथलेटिक स्टैंस में खड़े हैं, एक पंजा आगे एक पंजा पीछे। जो पिछला पंजा है वो टोज पे रहेगा, ऐसे पूरा पंजा जमीन पे नहीं, सिर्फ टोज पे। और अब आप नीचे और ऊपर आएंगे इस तरह से। 1, मैं हर मूवमेंट में घुटने को पूरा मैट पे लेकर जा रही हूँ। इट्स ओके अगर आप इतनी नीचे नहीं जा रहे, आप इस फॉर्मेट को कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू लो एज वेल। सो स्क्वीज, कोर टाइट, एंगेज, हल्का सा लीन फॉरवर्ड करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So इस तरह से आप लंजेस के 3 सेट्स करेंगे, 20-20 रेप्स करेंगे। सो ओवरऑल 50 to 60 लंजेस से ही स्टार्ट करेंगे और दोनों लेग्स का करेंगे। जैसे अभी हमने सिंगल लेग किया है, आप सेम रिपीट करेंगे दूसरी लेग पे। और अब हम समझते हैं इसका मॉडिफाइड वर्जन। अगर आप इस तरह से लंज नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप सेम फॉर्मेट करेंगे लेकिन एक सपोर्ट चूज कर लेंगे। आप कोई वॉल चूज कर सकते हैं, आप कोई चेयर चूज कर सकते हैं। आपको एक स्टेबिलिटी लानी है अपने स्ट्रक्चर में।
आपको आपके स्केलेटल स्ट्रक्चर में एक स्टेबिलिटी लानी है कि आपके मसल्स की स्ट्रेंथ पे आप मूवमेंट अप एंड डाउन करें। तो अगर आपने वॉल को यूज किया है तो पूरा वॉल के ऊपर गिर नहीं जाएंगे, इट्स जस्ट देयर एज अ प्रॉप, कि सिर्फ आपने उस पर अपना हाथ लगाया है जिससे आपकी मूवमेंट आराम से हो जाए। तो मॉडिफाइड वर्जन के लिए आप लंज में ही रहेंगे और सपोज ये वॉल है मेरे साइड पे, तो मैंने अपने वॉल पे अपना हाथ रखा है, कोर को टाइट करके रखा है, स्क्वीज किया है और अब मैं वॉल की सपोर्ट से नीचे गई और ऊपर आई। ये बहुत ईज आउट कर देता है इस मूवमेंट को, बिकॉज अभी तक जो पूरा बैलेंस आप खुद बना रहे थे, अब वो बैलेंस आपके लिए एक सपोर्ट कर देती है। लेकिन स्ट्रेंथ आपकी लेग से ही आनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप स्टिल लंजेस कर रहे हैं, सपोर्ट के साथ कर रहे हैं, 50 to 60 भी कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेंथ अगर अपनी लेग से नहीं ले रहे हैं और पूरा सपोर्ट वॉल का ले रहे हैं तो वो बिल्ड नहीं होगा। देयर इज अ वे ऑफ डूइंग अ वर्कआउट इन विच यू आर एक्चुअली स्ट्रेनिंग योर मसल्स, बिकॉज दैट्स द ओनली वे यू टीचिंग योरसेल्फ टू गेट बेटर। तो इसमें हमें सही ढंग के वर्कआउट से भागना नहीं है, सीखना है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि 50 इज टू हाई और मैंने आपको बहुत ज्यादा रेप्स बता दिए, तो कम कर लीजिए, 12 कर लीजिए, सो विच विल बी ऑलमोस्ट लाइक 36, तो 36 रेप्स कर लीजिए, लेकिन डू इट इन द करेक्ट फॉर्मेट। आई होप यू रियली एंजॉय डूइंग लंजेस विद मी, एंड इन फैक्ट लंजेस एक ऐसी मूवमेंट है जो आप डेली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको वर्कआउट के फॉर्मेट में अगर आप 150 या 200 कर रहे हैं, तब आप इसको वीक में 3 बार ही करेंगे, बिकॉज रेस्ट ऑफ द डेज योर बॉडी नीड दैट रिकवरी फेज एज वेल। कीप रॉकिंग। तो ये था हमारा हेल्दी रेसिपी एंड एक्सरसाइज आज के हमारे हेल्दी हैबिट से मैच करता है, दैट इज बैलेंसिंग। सो डू ट्राई इट। और आज के लिए हम यहीं पे अपना सेशन खत्म करेंगे, फिर मिलेंगे आपसे कल, जहां हम बात करेंगे वाई न्यूट्रलाइट के बारे में। थैंक यू सो मच।